गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1853 का चार्टर अधिनियम का अध्ययन करेंगे। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहली विशेषता, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। नई विधान परिषद का गठन किया जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। देखिए, 1833 के अधिनियम में केवल प्रयास किया गया था और यहाँ खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, शुभारंभ कर दिया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तीसरी विशेषता, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। कंपनी के शासन को 1853 का अधिनियम जो है, ये कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व नियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। चौथी विशेषता, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए,
1857 में भारत में क्रांति हो जाती है और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, अब यहाँ से भारत में ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट शासन शुरू होता है। अभी तक तो 1857 से पहले तक तो जो है भारत में जो है कंपनी का शासन था। अब यहाँ से डायरेक्ट जो है क्राउन का शासन शुरू हो जाता है और इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। अधिनियम की विशेषताएं: इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और इस क्रम में हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नंबर 2, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आप देखिए, द्वैध शासन प्रणाली जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है शुरू किया गया था और 1858 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थी। नंबर 4, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। नंबर 5, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। आज 1858 का भारत शासन अधिनियम समाप्त होता है और अगला क्लास मेरा 1861, 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है।